हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे कॉमन सवाल यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर। SGPGI एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है BTSC रेसर आंसर की कब आएगी, BTSC एनएम की वैकेंसी कब तक आएगी, जो वैकेंसी आएगी संविदा पे आएगी या फिर परमानेंट पे आएगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए, वीडियो में आगे की चीज़ें डिस्कस करने से पहले थोड़ी बातें हम यहाँ पे अभिनव सर, ठीक है, अभिनव सर स्टूडेंट के हीरो, अभिनव मैथ के नाम से यूट्यूब चैनल है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनका वीडियो हमने कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ये वो टीचर हैं जो आज का स्वार्थी ज़माने में स्टूडेंट के भलाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये वो टीचर हैं जब जब मुसीबत आती है स्टूडेंट के ऊपर तब तक आगे आके खड़ा होकर उनकी आवाज़ पूरे भारत तक पहुंचाते हैं, हर एक टीचर तक पहुंचाते हैं, हर एक मंत्री तक पहुंचाते हैं, हर एक आयोग तक पहुंचाते हैं। ये हैं अभिनव मैथ। SSC रेलवे में जब भी कोई गड़बड़ी दिखती है तब ये आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये गड़बड़ी है, इसकी सुधार होनी चाहिए और सुधार करवा के ही दम लेते हैं। वो हैं अभिनव मैथ सर, रिस्पेक्टेड सर, रियल हीरो, स्टूडेंट का रियल हीरो अभिनव सर। और यही चीज़ स्वास्थ्य विभाग में कमी है। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी टीचर हैं सबको अपना फ़ायदा दिखता है, स्टूडेंट का भविष्य नहीं दिखता है। देखिए, मैंने आपको 2-3 वीडियो में बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि भैया एक अच्छा टीचर वही कहलाता है जो पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट का दर्द को समझे, ठीक है, स्टूडेंट के दर्द को समझे। जब जब उनकी बात आ जाए भैया उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, पढ़ाना ही एकमात्र काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि भैया आप जाने आपकी आवाज़ को इस समय कौन सुन सकता है, मीडिया का ये हाल है, मीडिया तो सुनने वाला नहीं है। और आपके पास देखिए, आपके पास इतने बड़े फॉलोअर हैं, स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी बात दूर तक पहुँच, तो वो मीडिया वाला काम आप ही कर सकते हैं। स्टूडेंट की आवाज़ आयोग तक आप ही पहुंचा सकते हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्टूडेंट की आवाज़ को आयोग तक पहुंचाएं, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं, क्योंकि स्टूडेंट मीडिया को डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई टीचर है ही नहीं जो आपकी बात को आयोग तक पहुँचा सके, आपकी बात को संबंधित अधिकारी तक पहुँचा सके, आपकी बात नेता लोग तक पहुँचा सके, आपकी बात CM तक पहुंचा सके, आपकी बात स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा सके। ऐसा कोई टीचर है ही नहीं। और जो है, जो बोलता है उसको भी बोल दिया जाता है कि तुम वायरल होने के लिए, तुम व्यूज़ पाने के लिए ये काम करते हो। उल्टा निगेटिव बोल देंगे कि भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, इनके बारे में नहीं पता है तो आप लोग उन टीचरों को भेज देना ये वीडियो कि देख लो, ये असली हीरो होता है, ये असली टीचर होता है। आज मैंने देखा कई लोगों का यूट्यूब चैनल हमने देखा है, टीचरों का, गुरुजनों का, कि जो रेलवे में फार्मासिस्ट की वैकेंसी के नाम पर खूब सारा चीज़ें बेचते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो SSC में फार्मासिस्ट की जैसी वैकेंसी लास्ट टाइम पैरामेडिकल की वैकेंसी देखने को मिली थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और भी पद पे वैकेंसी आई थी। तो वो सभी वैकेंसियां का अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन रेलवे ने नया रिक्रूटमेंट का नया नोटिस दे दिया है कि भैया इतने पदों पे हम वैकेंसी फिर से देने वाले हैं 2025 में। तो इतनी जल्दी हर एक साल वैकेंसी, कहाँ 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती थी, अब हर एक साल एडवांस में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सर के वजह से मिल रहा है, क्योंकि कोविड के बाद जो आवाज़ बन के आए थे, स्टूडेंट के आवाज़ बन के आए थे और उनकी बातों को बहुत दूर दूर तक पहुंचाए थे, जिसके कारण रेलवे को झुकना पड़ा, SSC को झुकना पड़ा। SSC प्रॉपर तरीके से कैलेंडर देने लगी, टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगी कोविड के बाद। नहीं तो कोविड के बाद ऐसा लग रहा था बस वही एक बहाना हो गया था कि भैया कोविड था इसलिए हम नहीं करवा पाए, कोविड था इसलिए नहीं करवा पाए, यही एक बहाना मिल गया था आयोग को, और यही बहाने के आड़ में डिले करते चले जाते थे हर एक चीज़ को। लेकिन फिर वहाँ पर कोविड के बाद इन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया, हर एक टीचर तक पहुँचाया, उसके बाद ट्विटर पे 10 मिलियन ट्वीट करवाया, उसके बाद SSC में सुधार हुआ, रेलवे में सुधार हुआ। लेकिन अभी फिर से SSC में गड़बड़ी देखने को मिल गई है कि इन्होंने क्या काम किया है। जो TCS पहले पेपर करवाता था, SSC से जो वैकेंसियां निकल के आती थी TCS कंडक्ट करवाता था, TCS कंपनी करवाती थी, ठीक है।
लेकिन अभी टीसीएस ने ये एसएससी ने टीसीएस को हटा के नया कंपनी को दे दिया टेंडर कि भैया आप कंडक्ट करवाओ। तो वो कंपनी सही तरीके से पेपर नहीं सेट करवा पा रही है, सही तरीके से सेंटर की बुकिंग नहीं करवा पा रही, तो बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और कोई आवाज़ नहीं बन, इनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो अभिनव सर फिर आए हैं और पूरे भारत के टीचरों को चैलेंज कर दिए कि आप सभी लोग आए, दिल्ली में आए, ठीक है, दिल्ली में आए, केवल टीचर को ही बुलाया, स्टूडेंट को नहीं। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप लोग अगर सुधार करना है तो टीचर को ही आगे आना पड़ेगा, स्टूडेंट को नहीं, केवल टीचर को। तो ऐसे हीरो होते हैं, रियल हीरो होते हैं, जो आप पूरा वीडियो देखना, आप चीज़ें समझ जाएंगे। अच्छा, ये सब कहानी हम पूरा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भैया आप सभी को पता है, ठीक है। अब आप आते हैं अपने टॉपिक, पे। देखिए 22 जुलाई को आपको पता था, ठीक है, 22 जुलाई को क्या था, लखनऊ में ज्ञापन वाला कार्यक्रम था, आयोग को ज्ञापन देना था और सीएम जी के जनता दरबार में सीएम जी को ज्ञापन देना था। और 22 जुलाई को हम बोले थे जो लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल लखनऊ के आसपास के लोग जो लोग हैं वो ज़रूर आएँ, लेकिन हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है भैया। ये मैं उस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। 22 को लखनऊ में जो ज्ञापन वाला कार्यक्रम था, एक दिन पहले भी हमने वीडियो बना के बताया था कि भैया आप लोग उन टीचरों तक बोलें कि ज्ञापन वाला कार्यक्रम, कोई लाठी डंडा या धरना प्रदर्शन की बात आज तक कोई टीचर नहीं किया है, ना ही करता है। केवल ज्ञापन, ट्विटर या फिर जो भी चीज़ें हैं रिक्वेस्ट करने वाली बात ही की जाती है, आयोग से चाहे सरकार से। लेकिन आप लोग उस पर भी नहीं बोलते हो, आप सीधा बोलते हो कि हम अपने स्टूडेंट को लाठी खाने के लिए नहीं भेजेंगे। भैया लाठी खाने के लिए कौन बोल रहा है कि आप लाठी खाने के लिए चले जाइए, कौन बोलता है? कोई बोलता है? नहीं बोलता है, ठीक है। बस इतनी सी बात रहती है कि चल के आयोग से रिक्वेस्ट किया जाए, सचिव जी से मिलने का प्रयास किया जाए, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाए कि सचिव जी से हमको मिलवाइए, हम अपनी समस्या बता पाएँ कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा एग्ज़ाम डेट जल्दी क्लियर हो। सीएम जी से मिलने का प्रयास किया जाए, सीएम जी से रिक्वेस्ट किया जाए कि सर बहुत दिन हो गए, भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट जारी करवाने का प्रयास करें। ये रिक्वेस्ट करने की बात होती है। इस पे आप एक क्लिप, एक छोटा सा 2 सेकंड के लिए नहीं बोल सकते हैं कि आप लखनऊ के लोग हैं तो ज़रूर चले आएँ। 22 जुलाई को आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वीडियो नहीं बनाए, और बार बार यही पूछ रहे थे सर क्या हुआ 22 जुलाई को। तो आप सभी को पता है, हमें पब्लिसिटी या फिर व्यूज़ की लालच है ही नहीं, अच्छे से आप लोग जानते हो। और कोई होता तो आके तुरंत बना देता, वहीं पे ही लखनऊ में ही लाइव वीडियो चालू कर देता। देखिए हम आए थे, हो गई सचिव से मुलाकात, अभी अभी बड़ी खबर, आपका एग्ज़ाम इस दिन होने वाला है, सचिव जी ने स्पष्ट जानकारी दिया। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाता, लेकिन हमने ना तो वीडियो बनाया और ना ही बनाते कि भैया 22 जुलाई को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बात हुई कि क्या हुआ, ये सब कुछ हम नहीं बताते। ये वही बताता जिसको व्यूज़ और भैया चीज़ें चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए यार, और ना ही हम बोलते हैं। तो 22 जुलाई को 5 बहन लोग और आई थी, लेकिन वो लखनऊ के नहीं थे, लखनऊ से दूर के बरेली के थी, और भी उधर बरेली के आगे के भी लोग थे जो बहन लोग आई थी। तो वो बहन लोग 4 बहन लोग थी और एक मैं, 5 लोग थे। हम जाके सीधा आयोग में ज्ञापन देने के लिए चले गए, और बहन लोग चली गई थी जनता दरबार सीएम जी को ज्ञापन देने के लिए। दोनों जगह पे ज्ञापन दिया गया, आयोग में भी, ठीक है, लखनऊ जाके आयोग में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी ज्ञापन दिया गया, और सीएम जी के जनता दरबार में भी ज्ञापन दिया गया। बात यह है कि वहाँ पे ना तो सीएम जी से मुलाकात हो पाई और ना आयोग में सचिव जी से मुलाकात हो पाया। भैया 1-2 लोगों से मिलने के लिए सचिव जी इतना व्यस्त आदमी हैं, आप सभी को पता है। तो हम जैसे आम आदमी से मिलने के लिए सचिव जी नहीं आएंगे, वहीं पे 4, 6, 10 लोग होते, 20 लोग होते तो सचिव जी ज़रूर आते कि हाँ भैया समस्या क्या है बताइए। तो आपकी बातें मानी जाती, सुनी जाती, देखी जाती, विचार विमर्श किया जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एम रहता है। वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है, और जो बोलेगा उसको दिक्कत नहीं हो जाएगी। आपको तो पता है ना, धरना प्रदर्शन के लिए कोई नहीं बोलता है भैया। यही होता है कि 4, 6, 10 लोग चल के रिक्वेस्ट किया जाए कि सचिव से हमारी मुलाकात करवाइए, उनको हम समस्या अपनी बता पाएँ ताकि हमारे बारे में वो कुछ अच्छा सोचें। इतना ही किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि 4, 6, 10 लोग चल के सीएम जी से
मिलने का प्रयास करें, उनको अपनी समस्या बताने से शायद कुछ चीज़ें निकल के आएंगी सामने, और आई थी और आएंगी भी, आती भी रहेंगी, आपको ये अच्छे से पता है। देखिए 22 जुलाई को ज्ञापन के बाद 2 दिन के बाद ही हमने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि गोरखपुर में जनता दरबार लगने वाला है, जो लोग जाना चाहते हैं गोरखपुर में भी जाके ज्ञापन दे दें सीएम जी को। लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं गया। कौन जाएगा, कौन करेगा यार। तो बैठकर इंतज़ार करने से आप भी देखिए चीज़ें क्या रहती है, आपके स्वास्थ्य विभाग में कोई आपका आवाज़ बन के नहीं आगे आता है। क्यों? क्योंकि आप में कमी है। अगर आप टारगेट कर लें हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर को कि भैया हमारा एग्ज़ाम डेट डिले हो रहा है, आप तब वीडियो बनाइएगा जब तक हमारा एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है, और एग्ज़ाम डेट आएगा तो समय मिलेगा, 1 महीना से ज़्यादा समय मिलेगा, हम तब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए आप काम करो, आप चल के आयोग में हमारे एग्ज़ाम को लेकर सचिव जी से बात करें, आप जनता दरबार में चल के हमारे एग्ज़ाम को लेकर सीएम जी से बात करें, तभी हम पढ़ने वाले हैं, तभी हम आपका कोर्स लेने वाले हैं। देखिए सब कोई सुधार आ जाएगा, हर कोई आपके लिए आवाज़ बन के आगे आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप कर ही नहीं पाएंगे ना। आपके आँख पे तो अंधभक्त की पट्टी बंधी हुई है। जो इंसान करता है उसी को गाली दे दो, उसी को उल्टा सीधा बोल दो, ये सबसे सही तरीका है। अगर हम कर रहे हैं तो हम ही को आके गाली दे दोगे आप, और देते भी हो, और हम सुनते भी हैं, क्या ही कर सकते हैं। आपका कमेंट आ रहा था बार बार, सर बताइए एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। भैया कोई स्पष्ट जानकारी हमें तो नहीं मिली, आयोग जाके हम पूछने की कोशिश किए, हमें कोई भी एग्ज़ाम को बारे में नहीं बताया गया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों को पता है घर बैठे वो पता कर लेते हैं, तो उनसे पूछ लीजिए आप कि भैया एग्ज़ाम हमारा कब होगा, वो बता देंगे, क्योंकि वो घर पे बैठ के मस्त आराम से पता कर लेते हैं, और हम आयोग जाकर भी नहीं पता कर पाते हैं। सोचने वाली बात है, हम आयोग जाकर भी नहीं पता कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं घर पे बैठकर पता कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और उन्हीं को जानकारी है, उन्हीं से आप पता कर लीजिए कि आपकी भर्ती परीक्षा तिथि कब आने वाली है। ओके, फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी है, और हमसे अब ना ही पूछें आप तो बेहतर है। और आप भी चाहते हैं कि आप इंतज़ार करें तो करते रहिए। शायद आप भूल रहे हैं, यूपी तरपलसी 2016 की वैकेंसी थी, कल इन्होंने दिया है रिजल्ट। 2016 की वैकेंसी का रिजल्ट अब दे रहे हैं। आप सोच लीजिए 2016 और ये 10 साल में भी नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। तो यही हाल अगर एनम में हो गया ना, तो खून के आंसू भी नहीं निकलेंगे, सूख जाएंगे यार। पानी तो छोड़ दीजिए, खून भी नहीं निकलने वाला है, खून के आंसू भी नहीं आने वाला है। अगर 10 साल झेला दिया 52-72 भर्ती को लेकर। आप सोच रहे होंगे कि पहली बार तो एनएम की वैकेंसी आई नहीं है, इसके पहले 92-12 की वैकेंसी आई है। तो जाके पूछिए 92-12 वाले के, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कितना मेहनत किए हैं वो लोग, तब जाके उनको नौकरी मिली है। ऐसे पढ़ाई पढ़ने से नहीं, पढ़ाई तो आप पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी चीज़ें करने से नौकरी मिलती है। ज़माना बदल गया है, हर कुछ बदल गया है। जब तक आप अपनी समस्या सामने वाले को नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाले को क्या पता कि आप किस समस्या में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर बैठे आपको चीज़ें पता हो जानी चाहिए। आपके लिए कोई करे और उसी को आप गाली दे दो, बहुत आसान बात है। आते हैं मेन मुद्दे पे, SGPGI का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो SGPGI का एग्ज़ाम आपका लास्ट डेट 31 अभी इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। 31 तारीख तक 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट के 1 महीने के बाद SGPGI एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसा लास्ट टाइम इन्होंने किया था। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 1 महीने के बाद लास्ट टाइम पेपर इन्होंने करवाया था, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी निकल के आई थी, और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकल के आई हुई थी, ठीक है। दोनों पदों के साथ में वैकेंसी दिया था, साथ में पेपर भी इन्होंने करवाया था। चलिए अब BTSC डेसर आप सभी को पता है, इंतज़ार कर रहे होंगे BTSC डेसर का आंसर की कब आएगी, ठीक है। तो BTSC डेसर का आंसर की अब तक आ जानी चाहिए। जैसा रिकॉर्ड रहा BTSC का, लास्ट टाइम इन्होंने फार्मासिस्ट का और भी जो एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह का पेपर करवाया, तो 15 दिन के बाद इन्होंने आंसर की दिया। लेकिन आपके ड्रेसर पद पे जो इन्होंने पेपर करवाया है 9 जुलाई का, उसका आंसर की अब तक क्यों नहीं आई, और फिर आएगी तो कब आएगी। देखिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, आप सभी को पता है। 10th बेस पे जो भी वैकेंसी निकल के आती है, वो वैकेंसी
में भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए बीटीएससी को आंसर की चेक करने में, हालांकि ऑनलाइन रहता है लेकिन उनको तो एक बहाना चाहिए ना, किस वजह से हमको डिले करना है, तो ये एक बहाना है। ठीक है, बहाना मतलब समझिए ना कि हाँ, एक बहाना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं इस वैकेंसी में, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये आयोग की तरफ से एक बहाना समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए डिले हो रहा है। फ़िलहाल जल्द ही आने वाला है आंसर की। ठीक है, कब तक आ जाएगी? तो सर 5 अगस्त तक आपकी आंसर की बीटीएससी डेसर को देखने को मिलने वाला है, 5 अगस्त तक। ठीक है, 5 अगस्त तक बीटीएससी डेसर की आंसर की आ जाएगी। अब बात करते हैं बीटीएससी एएनएम वैकेंसी कब तक आएगी। कुछ यूट्यूबर तो बता दिए हैं कि वैकेंसी आ गई है 8000 प्लस, कुछ तो बता ही दिए हैं कि 8000 वैकेंसी आ गई है, बीटीएससी एएनएम की 8000 वैकेंसी आ गई है। अरे भैया, 8000 वैकेंसी नहीं आई है, 8000 पुरानी वाली वैकेंसी को इन्होंने क्लियर किया, उसकी ज्वाइनिंग दिया है। ठीक है, आई नहीं है। बिहार एएनएम की वैकेंसी आएगी भी तो किस पद पे, मतलब किस बेस पे, परमानेंट पे या फिर संविदा पे? चलिए उसके लिए भी हम ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 23 जुलाई का मैं तो मेरे पास आ गया था, 23 जुलाई को ही ये लेटर आ गया था। चाहता तो मैं 23 तारीख को ही वीडियो बना के बता देता, लेकिन हम सोचते हैं कि भैया समय आने दीजिए तब चीज़ें बताएंगे। हम जब देख लेते हैं कि फैल चुका है रायता, तो उस रायता को हटवाने के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो रायता हट जाए, आपके दिमाग से निकल जाए। तो देखिए, ये 23 तारीख को लेटर जारी किया गया था। एनएचएम विषय यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विषय एनएचएम अंतर्गत एएनएम के संविदा रिक्त पद के विरुद्ध, ध्यान देना वर्ड, ये एनएचएम एएनएम के संविदा रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु रिक्त की अधिसूचना उपलब्ध कराने के संबंध में इनका कहना है कि देखिए, अभी परमानेंट की वैकेंसी जो हमने दिया था उस पर 8000 लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है, तो जिसके कारण जो संविदा पे काम कर रहे थे वो लोग जॉब को छोड़ दिए हैं। इस पूरे लेटर का मतलब यही है कि जो लोग संविदा पे काम कर रहे थे वो छोड़ चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं, जिसके कारण एनएचएम में अब संविदा वाली रिक्ति बहुत भारी संख्या में खाली हो गई है। आप पढ़िए, उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि एनएचएम के अंतर्गत एएनएम के संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु रिक्त की सूचना सभी जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा जिसके आलोक में रजिस्टर का निर्धारण करते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार से रोस्टर क्लियरेंस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। स्वास्थ्य विभागीय नियमित एएनएम के पद स्थापन फलस्वरूप, ध्यान में रखना, ये पद स्थापन फलस्वरूप मतलब कि जो संविदा पे बहन लोग काम कर रहे थे अब वो परमानेंट पे चली गई हैं, तो पद स्थापन हो गया उनका। ठीक है, जिसके कारण फलस्वरूप एनएचएम, ध्यान में रखना, एनएचएम अंतर्गत पूर्व से कार्यरत अधिकांश एएनएम द्वारा पद त्याग किया गया। मतलब जो लोग संविदा पे काम कर रहे थे अब उनको परमानेंट वाले में हो गया, तो वो छोड़ दिए हैं एनएचएम की वैकेंसी को। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ सर, रिक्त पद बहुत भारी संख्या में हो गया, जिस कारण सभी जिलों में कार्यरत संविदागत एएनएम के रिक्त पदों में वृद्धि हुई है। मतलब कि उपयुक्त परिक्षेप में एनएचएम के अंतर्गत एचएससी, एनयूएचएम, आरवीएस के प्रोग्राम के संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु पुनः रिक्त की अद्यतन सूचना प्राप्त करते हुए रोस्टर क्लियरेंस पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि वर्तमान में एएनएम के रिक्त पदों को भरने के नियमित रोस्टर क्लियरेंस हेतु संलग्न विहित प्रपत्र से वांछित सूचना को भरकर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी पीडीएफ इस जीमेल पे उपलब्ध कराएं। 24 घंटे के भीतर ये उपलब्ध कराना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 साल और यहाँ पे साइन हुआ है। अब सवाल इसी लेटर को देखकर सब आइडिया लगा लिए कि अब वैकेंसी आपकी आने वाली है, लेकिन अभी आई नहीं हुई है। ठीक है, आने वाली है। अब ये देखिए, संविदा पे भी आ सकती है। बीटीएससी बिहार एएनएम की संविदा पे वैकेंसी भी खाली है, परमानेंट वाली भी खाली होगी, तो वैकेंसी कौन सी देंगे, संविदा वाली देंगे या फिर परमानेंट वाले देंगे? अब सोचना ये है कौन सी वैकेंसी आने वाली है। बीटीएससी परमानेंट की वैकेंसी जो बीटीएससी तरफ से आती है, संविदा की वैकेंसी जो एनएचएम के तरफ से आती है। तो कौन सी वैकेंसी, दोनों वैकेंसियों में
मांगा गया है डाटा की रिक्त पदों का विवरण हमें दीजिए, और पहुंच भी गया है विभाग के पास। अब देखना है कि कौन सी वैकेंसी कितने पद पे आने वाली है। ध्यान देना, इस बार वैकेंसी आएगी तो आप लोग जो यूआर से पहले तो ऑलरेडी बाहरी लोग यूआर में आएंगे, उत्तर प्रदेश वाले भरेंगे तो यूआर में आएंगे। और जैसे यूआर में वैकेंसी आ गई है 1000, ठीक है, एएनएम की, इसका 35%, इसका 35% आरक्षण है, ठीक है। यूआर में महिलाओं को, बिहार महिलाओं को 35% आरक्षण है। इसमें से जो 65% वैकेंसी बचेगी वही बाहरी लोग कर पाएंगे आवेदन, वही बाहरी लोगों को मिलने वाला है। बाकी इसमें से 35% ऑलरेडी उनको फिक्स कर दिया है अभी। अब पहले आप लोग क्या करते थे, 1000 यूआर की वैकेंसी आई है तो 1000 बाहरी लोगों के लिए मिलता था, लेकिन इस बार 1000 वैकेंसी अगर यूआर की आएगी तो इसमें से 35% निकाल कर जो बचेगा वो बाहरी लोगों के लिए रहने वाला है। ओके, और इस बार रूल बदल गया है। पहले क्या था, डीवी के टाइम आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। इस बार क्या है, जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के लास्ट डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, हर हाल में लास्ट डेट तक। ये नहीं कि डीवी के तक आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे, नहीं, इस बार रूल बदल दिया इन्होंने। पहले ही बोल दिया कि भैया रजिस्ट्रेशन हमारा इस राज्य से होना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। अब आप सोच सकते हैं आप भरना है कि नहीं भरना है, ठीक है। फ़िलहाल अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, जब वैकेंसी आ जाएगी तब सोचना है कि भरना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने आपको क्या बता दिया सर, बिहार एएनएम की वैकेंसी परमानेंट भी आ सकती है, संविदा पे भी आ सकती है। ध्यान में रखना है, दोनों वैकेंसियाँ खाली हैं, संविदा वाली भी खाली है, परमानेंट वाली भी खाली है बीटीएस बिहार एएनएम में, ठीक है। और यूपी SSC एएनएम 5272 भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों को जहां जानकारी मिल रही है वहां पूछ लीजिए। और कब होगा इसका भी हमें नहीं पता है, कब होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा या फिर 10 साल बाद होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है, या फिर 2027 में करवाएंगे, कोई कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। बाकी आपके भर्ती, आप जो बोलेंगे कि सर हमारे भर्ती परीक्षा के लिए ये काम करिए, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, जब भी बोलेंगे जहाँ भी बोलेंगे हम चल देंगे। अभी हो सकता है 2 दिन बाद फिर लखनऊ हम जाएंगे, ज्ञापन के लिए ही जाएंगे, और इस बार सचिव से मिलने का प्रयास करेंगे कि भैया बताइए सर, बताइए कब परीक्षा तिथि इनका कब देने वाले हैं। क्योंकि आप जब इतने भारी संख्या में 22 लाख लोगों ने पीईटी का फॉर्म डाला है, उनका पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, तो 45,000 एएनएम बहनों का पेपर करवाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको। आप तो चाहते तो 2 शिफ्ट में निपटा सकते थे, एक ही दिन 2 शिफ्ट में इन लोगों का पेपर निपटा सकते हैं, लेकिन डिले क्यों कर रहे हैं। क्या इसको आप चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, या फिर 2027 तक खींचना चाहते हैं, या फिर 2030 तक खींचना चाहते हैं, क्या आप सोच रहे हैं। इस ज़रूर पूछने वाले हैं सचिव महोदय से, ठीक है। बाकी आपको अंधभक्ति चीज़ें जहाँ पे लग रही है आप नहीं कमेंट कर सकते हैं, उन गुरुजनों तक नहीं बात पहुंचा सकते हैं कि हम परेशान हैं, अपनी परीक्षा तिथि को लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, कब पेपर होगा, कब हमें नौकरी मिलेगी। तो ये डिप्रेशन में चले ही जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं यार। जब आप कमेंट लाइव क्लास में जाके अगर 10 बहन लोग टारगेट कर लें हर एक टीचर के क्लास में, लाइव कमेंट करना शुरू कर दें, देखिए हर कोई जवाब, फिर हर कोई वीडियो बनाएगा कि भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर ये करना है, भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर ये करना है। और जब चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक ही टॉपिक पे बातें होने लगती है ना, तो ऑटोमेटिक वो बात पहुंच जाता है आयोग तक। अगर एक ही मुद्दा पे कंटिन्यू हर कोई वीडियो बनाए कि भैया एग्ज़ाम डेट जारी करो, यूपी SSC एएनएम 5272 का एग्ज़ाम डेट जारी होना चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक वो बात आपकी बात आयोग तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। हमारे पास क्या, आप तो हमारी वीडियो देखेंगे, शेयर भी नहीं कर सकते ना, कहीं पे नहीं भी शेयर कर सकते हैं, क्यों शेयर करेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदे वाली बात होती है। तो 13 के परिवार से क्या होगा, बहुत से लोग हैं जो जुड़े ही नहीं हैं, लखनऊ के लोग ही नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो उन तक बात कहाँ पहुँचेगी, वो कहाँ से पहुँच पाएंगे। जब हम बुलाएंगे आयोग में नहीं आ पाएंगे, जब हम बोलेंगे सीएम जी के पास जाना है नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है चैनल के बारे में। और जिससे हम बोल देते हैं कि वीडियो बना दीजिए, इस दिन ये होने वाला है, वो वीडियो ही नहीं बनाने वाला है। वो सोचता है हम वीडियो बना देंगे तो इनका पब्लिसिटी मिल जाएगी, इनको फ़ायदा हो जाएगा। अरे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो बनाओ, आप वायरल हो, आप पब्लिसिटी लीजिए,
आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पे बात हो, इस टॉपिक पे बात हो, इस मुद्दे पे हर कोई वीडियो बनाए, लेकिन कोई नहीं बनाने वाला है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 5272 भर्ती परीक्षा तिथि के बारे में आप लोग हमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। ना ही हमें जानकारी है कि आपकी भर्ती परीक्षा तिथि इस दिन होने वाला है, इस दिन डेट आने वाला है। मुझे नहीं पता है कब होगा कब नहीं होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके जाना, हो सकता है क्योंकि हम खुद नहीं चाहते हैं यार अब इन सब चीज़ों पे पढ़ने में। ऐसा इकलौता जो यूट्यूबर होगा जो बोल रहा है कि वीडियो को डिसलाइक करके, अब मुझे बताना ही है, मुझे करना ही है, तो मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप से हम आप चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है यूट्यूब के माध्यम से हम कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।